बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासी आईना के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर तेजी से बदलते हुए मंजरनामे में दाखिल हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी सरबंदियाँ तब्दील हो रही हैं, नए इत्तेहाद तश्कील पा रहे हैं, जबकि बाज़ जमातें इंतखाबी अमल से खुद को अलग रखने का फैसला कर चुकी हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि ये भी है कि आने वाले दिनों की सियासत किस समत जाएगी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अमल के बायकॉट का ऐलान किया है। पीटीआई का मौकिफ अपनी जगह, लेकिन हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातें इसे एक मुख्तलिफ जाविये से देख रही हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई के बायकॉट से इंतखाबी अमल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इनके मुताबिक ये फैसला इंतखाबात से फरार के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब पीटीआई अपने मौकिफ को इंतखाबी अमल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से जोड़ती है। इस इख्तिलाफात के सियासी असरात क्या होंगे, यही आज का एक अहम सवाल है। उधर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अपनी मौजूदगी नुमाया करने की कोशिश कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की IPB में शमूलियत के बाद ये तासुर पैदा हुआ कि जमात खिते में अपनी सियासी बुनियाद मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। क्या IPP वाकई एक नई सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आ रही है, या इसका असल इम्तिहान इंतखाबी नताइज होंगे? बलोचिस्तान की सियासत भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को सूबाई काबीना में शमूलियत की दावत और इस हवाले से सामने आने वाली सियासी इत्तलात ने नए सवालात को जन्म दिया है। मुख्तलिफ सियासी रिपोर्ट्स में यह दावा सामने आया कि इस तजवीज़ पर आला सतह पर मुशावरत हुई, ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी हलकों के अपने अपने मौक़िफ़ हैं। अगर ये सियासी ताउन आगे बढ़ता है तो बलोचिस्तान की सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? दूसरी तरफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकातों का सिलसिला, मुमकिना सियासी राबतों और मुज़ाकरात से मुतालिक खबरें भी मुसलसल ज़ेर बहस हैं। मुख्तलिफ हलकों में पस पर्दा राबतों और मुमकिना पेशरफ से मुतालिक दावे और तज्ज़िये सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक इनके हवाले से कोई जामे और बाज़ाब्ता इत्तेफाक़ राय या हतमी ऐलान जो है वो सामने नहीं आया। क्या सियासी कशीदगी कम करने के लिए कोई रास्ता तलाश किया जा रहा है, या ये सिर्फ सियासी बहस का हिस्सा होगा? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है अहमद अवैस साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। उसके साथ साथ सेनेटर शहादत अवान साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। अहमद अवैस साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतल्लिक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। इलेक्शंस भी आने वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बायकॉट का ऐलान कर दिया है और हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं, बुज़रा भी ये कह रहे हैं कि आप लोग फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग अवाम को फेस नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों ने बायकॉट का ऐलान कर दिया है। अहले हुकूमत को पता है कि हम किन किन हालात में फेस करना जानते हैं और फेस कर भी रहे हैं। जब आप इक्वल प्लेइंग ग्राउंड ना देंगे, आप यहाँ पर भी अप्लाई किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर इलेक्शन सिंबल से महरूम कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं, तो किस कैपेसिटी के अंदर वो उनकी बराबर अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी? तो फ़ायदा क्या ऐसे इलेक्शन का? मेरा ख्याल में इनको ज़रा सा वसीउल क़ल्बी का सबूत देना चाहिए था कि ये बाकायदा तौर पे सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को फुल्ली पार्टिसिपेशन की इजाज़त देते और बिल्कुल जो है एक फेयर रिजल्ट की तरफ जाते। आज़ाद कश्मीर में उससे एक माहौल भी अच्छा होता और आज़ाद कश्मीर के जो वहाँ के रहने वाले हैं, कश्मीरी जो हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होती। जब इंजीनियर रिजल्ट की तरफ आप जाएंगे, इवेंचुअली जब ऐसे करते हैं ना, तो खुद ब खुद उसका एक रिएक्शन के तौर पे आपको इंजीनियर रिजल्ट की तरफ जाना पड़ता है और वो सिचुएशन को ख़राब करता है। और जबकि इंडिया आपके सामने बैठा हुआ है और तो हमारा आर्क एनिमी है, दुश्मन है, हर ऐसी अपॉर्चुनिटी का वो प्ले अप करेगा सारी दुनिया के अंदर, जख्म खुर्दा भी है वो। तो हमें तो बहुत एहतियात करनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यहाँ पे हर उस चीज़ से हम इज्तनाब करें जो एक कल को हमारे लिए एक मुसीबत का बायस ना बढ़े, इंटरनेशनली हमारी पोजीशन को अंडरमाइन ना करे। और आप यहाँ पे मसलन एक और जो मैंने आगे भी एक बात की थी, आज आपके सामने भी मैं करना चाहता हूँ जी। ये 12 सीटों का सिलसिला जो है, बताए पाकिस्तान और ये आज़ाद कश्मीर को मर्ज वजूद में आए हुए आज कोई 76-77 साल हो गए। 77 ईयर्स के बाद आप कहें कि ये महाजर हैं, तो कोई बात तुक की बात लगती है? ये महाजर ख़त्म हो गए। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से भी जो लोग आए, किस कदर उनकी शहादतें हुई, किस कदर मैसेकर हुआ और वो लाखों में लोग जो हैं वो
किस मुसीबत से किस अंदाज में पाकिस्तान में वापस आए, तो वो अब आप उनको ये तो नहीं कह सकते वो सारी जिंदगी वो महाजर ही रहेंगे। लेकिन तो खुदा अहमद कीजिए अवैस साहब, आपको एक लगता है equal, ये फैसला दुरुस्त है बायकॉट का? क्योंकि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं तो जीबी में भी आप लोगों का ये शिकवा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, और अगर हम जनरल इलेक्शंस की बात करें उसमें भी पार्टी का निशान नहीं था, उसमें भी यही था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और इंतखाबात जो हैं वो जाली हुए हैं और धांधली हुई है। तो अब इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी बल्कि एक सवाल नहीं, किया कि अगर तो यही दुरुस्त पॉइंट है। है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो फिर इनसे ये सवाल बनता है कि फिर आने वाले हर इलेक्शन का आप लोग बायकॉट करेंगे? हाल इलेक्शन को नहीं करेंगे। हाल इलेक्शन में तो आने वाले इलेक्शन जिस वक्त इनको प्रॉपर बराबरी में इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये इल्ज़ाम जो है फिर ये बिलावजह झूठे इल्ज़ाम, क्योंकि नून लीग तो है ये हिबिचुअली भी ये जो है इल्ज़ामात लगाने के इस किस्म के आदी हैं। ये उस वक्त झूठे इल्ज़ाम भी यही लगाएंगे। अच्छा, ये उस वक्त रिगिंग इल्ज़ाम लगाएंगे। अभी देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि मैंने ये अभी इलेक्शन जो हुए पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के अंदर भी मैं यास्मीन राशिद का, डॉक्टर यास्मीन राशिद का वकील था। अच्छा, और रिकॉर्ड है उनकी काउंट जो आए हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर काउंट आए हैं, गालिबन 51,000 वोट से मियाँ नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे हुए हैं। लेकिन उन्होंने जब ना गिनना था, ना वो नौयत वो सूरत हाल पैदा होने देनी थी, टेक्निकल बेस के ऊपर उन्होंने फारिग करके केस को फारिग कर दिया। तो ये इसी तरह से मियाँ साहब जो हैं, बाकी लोग भी जो हैं, इलेक्शन मेजॉरिटी है, हारे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। मैं इसलिए बात नहीं करता कि मैं पीटीआई का हूँ, सही। मैं इस अंदाज में सोचता हूँ कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह बातें हैं। पाकिस्तान में लोगों का कॉन्फिडेंस जो है अहले हुकूमत के साथ जब तक बिल्टअप नहीं होगा, तो एक हमेशा एक वर्ड रहेगा। ये वर्ड ख़तरनाक होता है। बाहर की हमारे एडवर्स जो फोर्सेस हैं वो उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगी और हमारी हुकूमतें कमज़ोर होती चली जाएंगी और नुकसान रहेगा इवेंचुअली हमें। तो ये, और आज़ाद कश्मीर बहुत सेंसिटिव जगह है। ठीक, यहाँ हालात और ज़्यादा ख़राब हैं। राइट। और इंडिया ने जो सिचुएशन क्रिएट की हुई है वो जख्म खुर्दा भी है। इंडिया बाकायदा तौर पर नजर है, हमें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए वहाँ पर, और ये पूरे दिल से। बिल्कुल ऐसा ही है। सेनेटर शाहिद अमान साहब, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस पर भी एक शॉर्ट सा कमेंट कीजिएगा। आपको लगता है ये दुरुस्त फैसला है पीटीआई का जो बायकॉट का ऐलान कर दिया है? और साथ ही आईपीपी के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि जीबी में भी 4 सीटें उन्होंने जीती और अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में भी हम देख रहे हैं कि उभर कर सामने आ रही है वो पार्टी जो कहीं एग्जिस्ट भी नहीं कर रही थी, और फिर सरदार तनवीर इलियास की उसमें शमूलियत। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पीटीआई के बायकॉट से शुरू किया, और अहमद अवैस साहब चूँकि उस पार्टी के बड़े सरकर्दा लोगों में से हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको फील्ड में रहना चाहिए, इलेक्शन से बाहर नहीं होना चाहिए। और जो कश्मीर की सूरत हाल है उसमें इलेक्शन से बायकॉट करके मैं ये समझता हूँ कि हमने अपने अज़ली दुश्मन को एक मज़ीद उनकी जो बात थी उसको तक़वियत जो है वो हमने दी है। अच्छा। और वो पीटीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये कहूँ कि पीटीआई ने जो है ये बायकॉट का फ़ैसला क्यों किया है। अभी रिसेंटली 20 दिन पहले जो है जीबी का इलेक्शन हुआ, उसमें जो पीटीआई वहाँ पे क्लेम कर रही थी कि नौजवान हमारे साथ हैं, अक्सरियत हमारे साथ है, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगी, और वहाँ पे मुश्किल से वो एक सीट निकाल पाए। तो आप एक तरफ तो जो है उन्होंने जो है अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके साथ उन्होंने अपना इत्तेहाद का जो है मुजाहरा करने के लिए उनके साथ उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए उनको सपोर्ट का भी ऐलान कर दिया, और दूसरी साइड पे उन्होंने, मैं कहता हूँ कि एक तीर से 2 निशाने कर लिए कि उन्होंने यकीनी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट को, पीएमएलएन को तो पीटीआई का वोट नहीं जाने का, तो पीटीआई का वो जो वोट बैंक है वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाऊँगा। मैं तो एज ए पोलिटिकल पार्टी मैं ये समझता हूँ कि अब जो है पीटीआई के बायकॉट, इनको मैं ओके कह रहा हूँ, इनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन इनके बायकॉट के बाद ये बात यकीनी हो चुकी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर का इलेक्शन स्वीप करेगी और वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनकी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होगी। उसके बाद आपने आईपीपी की बात की कि आईपीपी जो है उसने आईपीपी बजाते खुद तो जो है वहाँ पे एक सीट भी नहीं जीत पाई। लेकिन बात ये है कि चंद लोगों ने जो है आईपीपी को ज्वाइन कर लिया और अल्टीमेटली
अल्टीमेटली उन्होंने जाके आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट किया, उनके साथ बैठ गए। तो पाकिस्तान में सियासत तो हर आदमी कर सकता है, कोई आदमी पॉलिटिक्स कर सकता है भारी। उसके बाद ये रहेगा कि कौन आदमी जो है कहाँ पे था और कहाँ चला गया, वो मैं अब इस वक्त कमेंट यूँ नहीं करूँगा कि हमने तो बड़े लोगों को अपनी नर्सरीज में तो शायद साहब आपको क्या लगता है ये वोट बैंक किसका मुतासिर होगा आईपीपी के आने से? मैंने तो आपको ये देखिए गुजारिश तो मैंने आपको ये कह दी थी कि आईपीपी का अपना तो कोई वोट बैंक है नहीं। अच्छा। अगर आईपीपी का अपना तो फिर वो कॉन्फिडेंट क्यों है इतने ज्यादा? अलीम खान साहब कह रहे हैं हमें हुकूमत बनाने के लिए किसी पार्टी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये है कि ये तो अगर आप उनकी जीबी की भी स्पीच अगर देख लें तो जीबी की स्पीच में भी उनका ये कहना था कि वो जिसके ऊपर लोगों ने बड़ी बातें की कि हम सिंपल मेजॉरिटी ले लेंगे, और उनकी एक सीट नहीं थी, आखिर इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो उनके साथ शामिल यकीनी तौर पे हुई है। तो कश्मीर में मैं कहता हूँ कि उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं था, उनके कोई वोट बैंक नहीं है, वहाँ पे उनका कोई काम नहीं है। ये अलग बात है कि कम्युनिकेशन में वो हैं, सड़कें और हाईवेज़ मोटरवेज़ बनाने का काम जो है वो उनके पास है, लोगों को तकरीरें करते फिर हैं, लेकिन वो ठीक है इलेक्शन के दिनों में बयानिया हुआ करता है। लेकिन मैं आपको लग रहा है सिर्फ सियासी बयानबाजी है? मैंने आपको, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली वही है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वहाँ पिछला इलेक्शन देख लें, पिछला इलेक्शन में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पीटीआई थी, और पीटीआई के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सही। लेकिन अब अगर पीटीआई इलेक्शन उन्होंने, उनका अपना सियासी फैसला है भारत, उन्होंने फैसला कर लिया इलेक्शन नहीं लड़ना, तो उससे यकीनी तौर पे कश्मीर का इलेक्शन वाज़ेह हो चुका है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह जीतेगी, बल्कि मैं कहता हूँ कि जीत चुकी है। ठीक। अहमद ओवैस साहब, अब वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम होता है कि कोई भी इवेंट हो आप लोगों में इत्तेफाक नहीं होता, इत्तेहाद नहीं होता, कन्फ्यूजन होती है पार्टी के अंदर। अभी हम बाइकॉट की भी अगर बात करें तो जहां पर पीटीआई ने बाइकॉट का फैसला किया है, तो वहीं पर अलीमा खान ये कह रही हैं कि उनको तो पता ही नहीं है बाइकॉट किस बुनियाद पर किया है। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है दोबारा से? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अलीमा खान देखिए मोहतरमा इमरान खान की हमशीरा हैं और वो एक बहुत मजबूत रिश्ता है उनका, लेकिन पार्टी के अहदेदार तो नहीं है। पार्टी की कोई पॉलिटिकल डिसीजंस के अंदर उनका कोई जो है ना कंट्रीब्यूशन हो सकती है, ना डिसीजन मेकिंग के अंदर वो एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं जब तक कि पार्टी में कोई अहदेदार ना हो। इसलिए अहदा तो उनका कोई नहीं है, इसलिए उनकी बात के ऊपर ये अहमियत देना जो है या उसके ऊपर इतना डिस्कशन में लाना मेरे ख्याल में ऐसे वक्त का ज़िया है। तो बाकी उनके जो जज्बात अपने भाई के लिए हैं वो उसमें कोई शक नहीं है, और जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जो बहनों के साथ बिला जवाज़ ज़्यादती की गई है, किस कदर वहाँ वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए हैं, घसीटा गया सड़कों के ऊपर उनको और मिलने नहीं दिया, भाई बीमार है, ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन मशवरा दे रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ये इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, और जेल में अडयाला जेल में रहते हुए वो कौन सा ऐसा काम कर लेंगे जो हुकूमत के लिए मुसीबत का बायस बन जाएगा। ये आई डोंट नो कि किसके कहने के ऊपर और किसकी सजेशन के ऊपर ये हुकूमत जो है, जो कि खुद अपने जवाब मुकम्मल आज तक नहीं बता सकी कि ये किस एतबार से और किस बुनियाद के ऊपर ये हुकूमत बना के बैठी हुई है, वो सारी इलीगैलिटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन अहमद साहब, सलमान अकरम राजा साहब भी तो ये बात कर रहे हैं कि पार्टी में कंफ्यूजन भी है। जब नौरीन खान साहिबा का नाम आया कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवाने के लिए कहा गया था कि उनकी करवा दी जाएगी, तो उस पर फिर सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा था कि हो जानी चाहिए थी, एटलीस्ट उनकी मुलाकात हो जाती, बानी का अहवाल तो पता चलता सेहत का। नहीं हुई ना, उनकी मुलाकात भी नहीं कराई। लेकिन राजा साहब ने भी अगर ये बात की है कि चलो भाई उनकी बहन है, अगर वही उनकी मुलाकात ही, किसी के मुलाकात नहीं करवाई। मैं इसीलिए यही तो अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात थी या कितनी बड़ी कोई ऐसा बड़ा वाकया हो जाना था उस मुलाकात के साथ। कोई जेल के दरवाजे टूट जाने थे, कुफर शिकनी हो जानी थी, कोई उठा के उनको इमरान खान को बाहर ले जाना था, रिहा करवा लेना था, कुछ भी नहीं हो सकता था।
ठीक है, हमें प्रोग्राम में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से बायकॉट का ऐलान कर दिया है, और फिर सरदार तनवीर इलियास साहब ये कह रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, इलेक्शन टाइम पर होते हुए उन्हें नज़र नहीं आ रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, भले खुदा न खास्ता कोई मुल्कों की जंग चल रही हो। ये इस हद तक और फेयर और फ्री भी होने चाहिए। यहाँ मसला जो है ना, हालात खराबी का ये अटैच है फेयर और फ्री ना होने के साथ। अच्छा। एक पार्टी का निशान फिर अगेन छीन लिया गया है, जो कि मुनासिब नहीं है। वो पार्टी हमारी मुखालिफ है, इलेक्शन में हमारी सियासी मुखालफत है आपस में, मगर हम ये नहीं चाहेंगे कि सियासी मुखालफों को इस तरह से हाथ बांध के नॉकआउट किया जाए। ये ठीक रवैया नहीं है, ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये दस्तूर के खिलाफ है, ये हक राय दही के खिलाफ है। लोगों का हक है कि वो हक की हाकमियत उनके साथ अटैच है, वो खुद हुकूमत करे या खुद हुकूमत अपने नुमाइंदों के जरिए होती है। ठीक, शाहिद साहब, मैं जिस तरह से कबल भी हम मुलाकात के हवाले से बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ये सवाल था। मैं वही सवाल आपकी तरफ भी लेना होंगी, क्योंकि आप इत्तेहादी हैं और गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर पीटीआई को मुज़ाकरात की भी भरपूर दावत दे चुकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये बेख्तियार हैं और मामला आगे बढ़ नहीं रहे, रवैये में तब्दीली आनी चाहिए। आप क्योंकि इतने सीनियर भी हैं, आप क्या मशवरा देंगे? पीटीआई को क्या करना चाहिए, रवैये में क्या तब्दीली लानी चाहिए कि फिर मुज़ाकरात आगे बढ़े? ईमान, आपने मेरे जो हैं दो प्रेसिडेंट जो हैं मेरे आपने सामने बैठा दिए। दोनों मारूफ कानूनदान हैं, जो दोनों जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार के जो हैं अहदेदार रहे हैं, तो बेहतर जानते हैं। चूँकि बहरहाल ये मसला मुतल्लका है पीटीआई से मुतल्लिक, और ये यकीनी तौर पे अडयाला जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के इंतज़ाम व इंसराम में है, लेकिन जो वहाँ पे जिसकी कस्टडी की बात हो रही है, तो वो कस्टडी तो जुडिशल कस्टडी है और उसको कोर्ट्स रेगुलेट करती हैं। यूटीपी भी नहीं है, बल्कि उनकी अपील जो है वो कहीं पर पेंडिंग है। अच्छा। रह गया सिलसिला ये कि हुकूमत मुलाकात नहीं करने देती, तो यकीनी तौर पे अगर कोई आड़े होगा तो हुकूमत का वहाँ सुपरिटेंडेंट होगा। उसके लिए मेरे ख़्याल में पीटीआई ने जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग की हुई है, और कल भी जो नेशनल जुडिशल जो है पॉलिसी मेकिंग कमेटी में भी कल तकरीर की गई, वहाँ पे इसी मुलाकात के हवाले से भी बात की गई, और जेल के हवाले से भी जो है, चूँकि वो कल थी जो वहाँ पे कमेटी की कॉन्फ्रेंस थी, वो जेल इस्लाहात से मुतल्लिक थी, वहाँ पर भी ये बात की गई। और उसके बाद सिलसिला रह गया, आप आगे चल के आपने कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से किया, तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने इलेक्शन के हवाले से जो वो बात कर दी है कि क्या है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन जिन हालात में भी हों, इवन के बाज़ कंट्रीज़ के अंदर जंग चल रही होती है, वहाँ पे भी जो है इलेक्शन टाइम के ऊपर होते हैं, फेयर और फ्री इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन तो कराने इलेक्शन कमीशन ने, तो मैं तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहेंगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और जिसका मैंडेट मिले उसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना भी ऐसा ही चाहिए। वैसा मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो इत्तेहाद होने जा रहा है जेयूआई का और पीपल्स पार्टी का, मैं इस पर आपका कमेंट लेना चाहूँगी, क्योंकि काबीना में शमूलियत की दावत भी दी गई है। तो सर, ये इत्तेहाद का मकसद क्या था और फिर इसके क्या असरात हम देख सकते हैं? देखिए, ये इसको आप मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। एक इत्तेहाद तो आज़ाद कश्मीर की हद तक है, और वो मिल के इलेक्शन लड़ने की हद तक है, वो तो हो चुका, वो उसमें सेटलमेंट है हमारा और पीपल्स पार्टी का। उसके बाद दूसरी बात बलूचिस्तान थी। बलूचिस्तान में जो है हमें कहा गया था कि आप हुकूमत ज्वाइन करें पीपल्स पार्टी के साथ मिल के। उसके लिए जो है वो सूबे हमारे खुद मुख्तार होते हैं और वो फैसले अपने खुद करते हैं। सूबे से खुद मुख्तारी से मुराद सूबाई जमात हमारी जो है वो उसको एक इंडिपेंडेंस होती है, और मौलाना जो है वो खुद अपनी तरफ से फैसले उन पे नहीं थोप देते, बल्कि सूबा अपने तौर पे जिस तरह से फैसला करे, भले उसकी तौसीक मरकज़ करता है या उसको रद्द भी कर सकता है, मगर फैसला करने का इख्तियार सूबे का है, तो वो उसको इंडिपेंडेंटली सूबे को मामला भिजवाया जाएगा। और जहाँ तक आज़ाद कश्मीर में मिल के इलेक्शन लड़ने का है, यहाँ पे जो है वो कंसेंसस मौजूद है, वहाँ पे सेटलमेंट कंसेंसस से आगे सेटलमेंट तक बात पहुँची है, तो वो उसमें उस सेटलमेंट के तहत इलेक्शन लड़ा जाए। ठीक, शाहिद साहब, ये जो इत्तेहाद हो रहा है, मैं आपसे भी इस पे कमेंट लूँगी कि इसका मकसद क्या है, क्योंकि कुछ हमने बातें ये भी सुनी थी ना कि सरफराज भुट्टी साहब की कोई तब्दीली हो रही है, तो क्या ये उसके लिए? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि आप 5 साल पूरे करेंगे।
देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अलग जिस तरीके से कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि दो हिस्सों में सवाल है, एक कश्मीर से मुतल्लिक है, एक बलूचिस्तान से मुतल्लिक है। अच्छा। कश्मीर में आगे चलकर गवर्नमेंट बनेगी तो जिस तरीके से कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत का सीट एडजस्टमेंट जो है उनकी आपस में तय हुई है, आपस में इत्तेफाक हुआ है और यकीनी तौर पे हम इसी तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। देखें, जमीयत पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक जो है असूल परस्त जो है पॉलिटिकल पार्टी है और हर जगह पे वो एक स्टेक होल्डर्स रहे हैं और उनकी जो भी उनकी सोच है, जो भी उनकी पॉलिटिकल बसीरत है, उससे हमेशा कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तेफ़ादा करने की भी कोशिश की है और हमने हमेशा उनकी सपोर्ट जो है वो सीख की है। और उसके अलावा मैं समझता हूँ मेरी क़यादत के उनके साथ ज़ाती तलक भी हैं। जहाँ तक रह गया बलूचिस्तान की बात, बिल्कुल बजा तौर पे कामरान साहब ने कहा कि जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो सियासी पार्टियाँ जो हैं मुख्तलिफ जो हैं ऑप्शन जो हैं उनके ऊपर सोच विचार करती रहती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो है हमेशा ये चाहती है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स जो हैं तमाम हम ख्याल लोग जो हैं एक इसमें पॉइंट ये भी मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ कि कोई मुआहदा भी हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नून लीग का कि कोई 2.5 साल का फार्मूला था कि फिर आईनी ओहदे तब्दील होंगे, रीशफल होंगे? देखें, वे पब्लिकली तो ये बात सुबह शाम की बात चलती है, लेकिन मुआहदे की बात को इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है। एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात जो है वो है और यकीनी तौर पे हमने PMLN को जो है, क्योंकि अगर भुट्टी साहब की तब्दीली नहीं होती तो फिर वो मुआहदा खत्म नहीं होगा। तो गुजारिश ये है कि मैं आपको ये कहूँ कि भुट्टी साहब माशाल्लाह बराजमान हैं, उनके पास सपोर्ट है। अच्छा। वो बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट चला रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनकी जो एफर्ट्स हैं वो सब पूरे पाकिस्तान के सामने। यहाँ पे मुसीबत है कि चंद लोग जो हैं जिनको इक़्तिदार नहीं मिलता वो दूसरे सामने जो अच्छा काम कर रहे होते हैं सारा दिन जो है वो समझते हैं अपोजिशन का काम ये एक हुकूमत गिराई जाए, इस किस्म की कोई बात नहीं है। बाकी ये यकीनी तौर पे ये एक बात है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग PMLN के साथ ये थी कि हम आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे और आप आगे चल के जो है पाकिस्तान की तरक्की के लिए पॉलिसीज़ की जो भी आपकी होंगी उसमें आप हमें शामिल रखेंगे। ठीक। अहमद अवैस साहब, मैं बस लास्ट कमेंट एक शॉर्ट सा आपसे लेना चाहूँगी। हनीफ अब्बासी साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का कोई मुतबादिल ही नहीं है, तो आप भी ये समझते हैं? जब ये प्राइम मिनिस्टर बने इस 24 के इलेक्शन के अंदर और इन्होंने ओथ लिया और इन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत ख़राब है, मैं बगैर तनख्वाह के काम करूँगा। अगले ही महीने में जब शोर मचा IPP का तो पता लगा कि इनके 2 साहबजादे जो हैं वो अरबों रुपया बगैर एक यूनिट बिजली दिए जो है वो ले चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा। खजाने से। और वालिद साहब जो हैं वो बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। तो खुदा के लिए ये मुनाफकत से और इस डायकॉटमी से मुल्क को निकलना होगा अगर हमने तरक्की करनी है तो इसलिए इन मामलात में तो शहबाज शरीफ साहब का वाकई कोई सानी नहीं है। अच्छा। मैं भी समझता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया शेर अफजल मरवत साहब ने, रुकने कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया मरवत साहब ज्वाइन करने के लिए। आपसे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर ही बात करूंगी। सबसे पहले तो एक जो फैसला PTI की जानिब से सामने आया वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की एक तरफ सिचुएशन थी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर जो है एक फैसला किया है कि वो बायकॉट करेंगे। सबसे पहले तो इस पर कमेंट कीजिएगा कि आप समझते हैं ये फैसला दुरुस्त है, क्योंकि हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि PTI जो भाग रही है आवाम को फेस करने से। बहुत शुक्रिया मतू करने का। PTI जो है वो क्या भागेगी? जो नताइज लोगों ने अवाम ने PTI के हक में दिए थे, अच्छा, उनको कब किसी ने हानर किया? फिर PTI को जो है 3-3.5 साल से कोई स्पेस नहीं दी जा रही है। गिलगित में भी उनसे निशान छीना गया, आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो निशान छीन लिया। AJK में वहाँ पे भी इनकी कोई सियासी शनाख्त जो है वो नहीं रहने दी गई। किसी पार्टी के साथ जब ये एहतियात कर लेते हैं निशान के लिए तो उनसे भी आखिरी दिन निशान छीन लेते हैं। ये इन हालात में ये कहना कि PTI भाग गई है, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सरासर गलत है। अलबत्ता ये जो बाइकाट का फैसला है ये भी गलत है। मुझे तो ये लगता है कि बाइकाट का फैसला इसलिए किया कि गिलगित बल्तिस्तान में ये कैंपेन न कर सके, कोई स्ट्रेटजी न दे सके, न पार्टी ने जो है बहैसियत एक सियासी पार्टी के गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन से पहले कोई तंजीम साजी की,
नए जेके में आज तक की है। तो लिहाजा इन्होंने शॉर्ट रास्ता ढूंढा कि हम पे एक्शन कमेटी जो हैं उसके साथ सॉलिडेरिटी भी हो जाएगी और लोग शायद कश्मीर के हालात की वजह से वैसे ही बाईकाट कर दें तो क्रेडिट हमारे इसमें आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि तारीख़ ये गवाही देती है कि जिन सियासी पार्टियों ने पार्लिमानी सियासत से बाईकाट किया है, इलेक्शन की सियासत से बाईकाट किया है, वो कमज़ोर पड़ी है। बांग्लादेश, इंडिया, मिस्र, हत्ता कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी की मिसाल हमारे सामने है। और इस फ़ैसले का जो है ये नतीजा लाज़िमन होगा कि अवाम के साथ जो हैं पार्टी की जो कनेक्शंस होंगे, रवाबित वो मुनक़ते हो जाएंगे। 4-5 साल तक पार्लियामान में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा और जो लोग पीटीआई के आसरे पे बैठे या पीटीआई के वोटर हैं वो जो हैं अपने राब्ते और पार्टियों के साथ बना लेंगे। अच्छा, तो मरवत साहब ये जो स्ट्रैटेजी की आप बात कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी किसने देनी है? अचकज़ई साहब भी ये कहते हैं कि अवामी ताकत तो है लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं है, तो अचकज़ई साहब तो अपोजिशन लीडर है। पार्टी तितर बितर है, पार्टी जो है वो कोई फैसला करने के काबिल ही नहीं है। अच्छा। और बदकिस्मती ये है कि जो फैसले लेने वाला है उस तक कोई रसाई नहीं दे रहा है और अगर वो दे देते हैं तो अपने लग जाते हैं कि नहीं 8 माह से वो आंखें बिछाए देख रहा है कि कौन आएगा। लेकिन अभी जब आने का वक्त आ गया तो फिर डट गए कि जी मैं नहीं हूँ तो फिर ये नौरीन यादी साहिबा भी नहीं जाए, बैरिस्टर सैफ साहब भी न जाएं। तो लिहाजा जहाँ पार्टी में इस तरह मनमानियाँ होंगी तो बैरिस्टर सैफ साहब मिलना चाहते तो मसला क्या था? बैरिस्टर गौहर साहब तरदीद कर रहे हैं और वहीं पर सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं बैरिस्टर साहब ने मुझे खुद कहा है कि खान साहब मिलना चाहते हैं मेरे से। खान साहब मिलना चाहते हैं बैरिस्टर सैफ साहब से और मैं जहाँ तक मेरी इतलात है जी, वो इस दफ़ा बुश बीबी भी खान को ये कायल कर गई हैं कि आप बैरिस्टर सैफ साहब को बुलाएं। हाँ। लेकिन जो लोग खान तक बैरिस्टर सैफ को रसाई नहीं दे रहे हैं वो हलीमा खानम के पुष्ट पे हैं और मुलाकातों के हवाले से हतमी बात हलीमा खानम की चलती है। अच्छा। और मानी जाती है ताकतवर हलकों में। और नौरीन नाजी साहिबा का भी नाम था, तो बेहतर ना होता कि जहाँ पर इतने हफ्ते से 36 हफ्ते से मुलाकात नहीं हो रही, हेल्थ कंसर्न्स हैं, वहाँ पर एक बहन कोई मुलाकात कर लेती, उस पर भी हलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि जी फॉल्स फ्लैग होगा, वो जाएंगी बाहर आएंगी तो फिर मजीद सख्ती आऊँगी खान साहब। असल अंदेशा ये है कि जो बातें आई हैं बाहर जी, उनसे ये अंदाज़ा होता है कि इस दफ़ा खान ने हलीमा खानम और केपी हुकूमत के हवाले से फ़ैसला किया हुआ है। अच्छा। अब ये बातें बाहर ना आए इस वजह से कोई ना जाए। और मैं ये भी बातें थी ना कि शायद कोई मुलाकात होगी तो कोई सीएम की तब्दीली का भी खान साहब कह सकते हैं। जी मैंने यही बात की। हाँ, केपी से। अच्छा मरवत साहब, मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बार बार हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की दावत दी जाती है। इस दफ़ा भी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर पीएम ने मुज़ाकरात की दावत दी, मामलात आगे नहीं बढ़े। आप क्योंकि इतने सीनियर हैं, आपको क्या लगता है क्यों नहीं बढ़ पा रहे? देखिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने कार्ड्स हमेशा बड़े सही खेले हैं, लेकिन अब ज़ाती तौर पे मैं महसूस करता हूँ कि मुज़ाकरात की दावतें जो हैं वो बेमानी हैं और मुज़ाकरात से पहले कोई माहौल भी बनता है। अब ताज़ा जिस दिन मुज़ाकरात की दावत हो रही है तो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी निशान छीना गया, वहाँ पीटीआई की लीडरशिप को जाने नहीं दिया गया, जो गए उनको जो हैं विछंड किया गया। यही हालत कश्मीर में है। तो लिहाजा जब एक पार्टी को आप इलेक्शन के काबिल नहीं छोड़ रहे हैं, शनाख्त उनकी छीन रहे हैं और साथ में कहते हैं ये हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो इन मुज़ाकरात वो कहते हैं ना न होने वाली बात है, न मानने वाली बात है। मुझे नज़र नहीं आता है कि इस तर्ज़ अमल के साथ, इस अप्रोच के साथ कोई मुज़ाकरात जो हैं वो संजीदा रुख अख्तियार करेंगे। हुकूमत मुझे कतईन इसमें संजीदा नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत ये कह रही है रवैया ठीक करें, तो क्या रवैया ठीक करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या करे ऐसा? वो यही शायद तवक्को करेंगे कि पीटीआई जो है बैसियत पार्टी ना कर रगड़े ज़मीन पे। अच्छा। बाकी तो और कुछ रहे तो नहीं किया। जेलों में पीटीआई है, लीडर उनकी बेगम। राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी सामने आया था, वो 9 मई का जिक्र कर रहे थे कि अगर सिद्के दिल से माफ़ी मांगी जाए तो मामलात बढ़ सकते हैं। माफ़ियों पे बात ना हो तो बेहतर है। अच्छा। क्योंकि अगर बात माफ़ियों पे आ गई तो जितने जराइम पीटीआई के ख़िलाफ़ हुए हैं उनको न खुदा माफ़ कर सकता है
और ना पाकिस्तान का कानून माफ़ कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी खून का इख्तियार जो है अपने बंदे को दिया है। अच्छा, कि खून माफ़ करने का इख्तियार जो है वो कसास की शक्ल में सिर्फ वारिस के पास है। हाँ, वो रियासत के पास भी नहीं है। ये इलाही इख्तियार जो है कि अल्लाह ताला कहता है कि वारिस माफ़ करेगा तो मैं माफ़ करूँगा। ऐसा ही है। ठीक। अच्छा मरवत साहब, मुलाकात की आपने जो बात की है, मुलाकात करके क्या होगा? मतलब मुज़ाकरात का मैंडेट तो अचकज़ई साहब के पास है, फिर अलीमा खान साहिबा ये भी कह रही हैं कि जुनैद अकबर को 1 साल से वो जो है तंजीम साजी कर रहे हैं, तो खान साहब तो दिसंबर में कह चुके थे सड़कों पर निकलो, मज़ामत करो, तो अब मज़ीद भी अगर मिलेंगे तो खान साहब ने यही कहना है कि बाहर सड़कों पर निकले। बाहर सड़कों पे पीटीआई में किसी को इस काबिल नहीं छोड़ा। अच्छा, सबकी इतनी किरदार कुशी हुई है। अब ये जुनैद अकबर ख़ान के हवाले से बात करनी है तो मीडिया को बताना ज़रूरी है कि जनाब मैं फ़लाँ की क्लास ले रही हूँ, सुहेल अफरीदी की क्लास ले रही हूँ। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वैसे बरसबील तस्करा मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उनके स्ट्रेटेजिक विज़न को। उन्होंने मेरे हलके में पूरे केपी में बजट में प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, तो मेरे हलके में ये बजट कागजात मुझे आज मिले। अच्छा, बजट दस्तावेज़ ये बजट एलोकेशंस हैं। अब मिसाल के तौर पे ये है कंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन एंड सोलराइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये मेरा हलका है। अच्छा, इसमें इन्होंने 70 करोड़ रुपए जो हैं बड़ी मेहरबानी करके मेरे मांगे बगैर दे दिए हैं। अच्छा, लेकिन मज़े की बात ये है कि ये 70 करोड़ रुपए जो हैं ये लगने हैं 25 सालों में। अच्छा, यानी सुबह कितने साल का? मंसूबा 25 साल है। अच्छा। यानी 5 करोड़ रुपए फी साल लगेंगे। ठीक। तो 25 साल में ये पानी की ज़रूरियात पूरी होंगी। सही। इसी तरह एक कैडेट कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट के लिए इन्होंने बड़ी मेहरबानी की है। स्ट्रेटेजिक विजन तो आप समझती हैं ना, जो आज का नहीं सोचते हैं कल का सोचते हैं। जी, 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 तो मेरी उम्र में तो शायद ये ना बने, लेकिन मुझे ये खुशी ज़रूरी कि मेरे पड़पोतों की उम्र में, क्योंकि ये हैं 1.5 अरब रुपए, तकरीबन 1.329 बिलियन रुपीज़ है। अच्छा। और हमें इन्होंने जो है जारी किए हैं इस बजट में 1 करोड़। तो यानी 139 सालों में, यानी 1 सदी और 39 साल के बाद ये कैडेट कॉलेज बन जाएगा। अच्छा। तो लिहाजा कम से कम मेरी नस्ल तो मुस्तफीद हो जाएगी। फिर जो है ये इन्होंने एक और है एस्टेब्लिशमेंट एंड कैपेसिटी एनहांसमेंट ऑफ फूड ग्रेन, गोदाम बनेगा लकी मरबत में। इसके लिए इन्होंने 1 अरब रुपए मख्तस किए हैं। अच्छा। और 50 लाख रुपए उन्होंने एलोकेट किए हैं। इस हिसाब से 50 लाख पे अगर डिवाइड करें तो 20 सालों में गोदाम बनेगा। 20 साल में, ठीक। हाँ, और इसी तरह जो है रोखाना, ये बड़ा मज़ेदार है। ये जो मर्ज अजला हैं, अच्छा, उसमें इन्होंने फ़ी ज़िला 1 अरब रुपए दिए हैं। मेरा ज़िले भी मर्ज अजला में आता है, तो 1 अरब रुपए जो है मैं अपने ज़िले के मर्ज अजला के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा। और उनकी जानिब से सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। 1 अरब रुपए में से उन्होंने फ़िल वक्त हमें 1 करोड़ दिया है। सालाना की बुनियाद पे 100 सालों में ये 1 अरब रुपए हमें मिल जाएंगे। और इसी तरह ये सारे ये कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न नवरंग सिटी बाईपास है। अच्छा। इसके लिए 400 मिलियन रुपीज़ है, और 400 मिलियन के हिसाब से इन्होंने हमें जारी किए हैं 2 करोड़ रुपए। तो ये टुकड़ों में बनेगी ये सड़क। 2 करोड़ 1 साल में लगाएंगे। अच्छा। फिर आने वाले बाद इस दौरान इन्हांसमेंट भी होगी ना, आने वाले वक्त में ये चीज़ें महंगी होगी, तो लिहाजा जो प्रोजेक्ट 1 अरब में पूरा होना है 100 साल के बाद वो 3,500 अरब तक पहुंच चुका होगा। एनी हाउ स्ट्रेटेजिक विजन यही है। अच्छा। कि लोग आज का नहीं सोचते हैं, आने वाले नस्लों का सोचते हैं। ठीक। अच्छा मरवत साहब, मैं कुछ बात मुलाकात के हवाले से हम कर रहे थे ना, तो इख्तियार वली साहब की स्टेटमेंट मेरे सामने आई थी। वो ये बात कर रहे थे कि जो इस वक्त मुलाकातें बंद है ना, वो अलीमा खान की वजह से बंद है प्योरली, क्योंकि वो जाती हैं और फिर बयानबाजी आती है ट्विटर पे, वो एक सारा हंगामा बर्पा हो जाता है। फिर साथ ही उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो संजानी जलसा था। ये वजह अच्छा, क्या वजह? ये बात दुरुस्त है उनकी कि अलीमा खानम की वजह से बंद है। अच्छा। लेकिन ये ट्विटर तो कभी इस्तेमाल भी अब नहीं होता है। हाँ, अब तो काफ़ी अरसे से खामोश है। ना, वो अब जो फैसले खान ने करने हैं वो बेसिकली खान बता चुके हैं। पीटीआई खुद नहीं चाहती मुलाकात करनी? पीटीआई चाहती है, अलीमा खानम नहीं चाहती है मुलाकात हो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये भी की कि जो संजानी जलसे की क़यादत बुशरा बीबी ने की थी, अगर वो ना करती और उसकी जगह बैरिस्टर गौहर, बल्कि आपका भी नाम लिया इख्तियार वली साहब ने कि अगर शेर अफजल मरवत साहब कर रहे थे तो शायद खान साहब की रिहाई तक बातें चली जाती।
मेरा ख्याल है ये संगजानी नहीं, ये 24-25 नवंबर की बात इख्तियार वली साहब ने की है, जहाँ पे हमें ऑफर हुआ कि संगजानी आप ठहर जाए। और ये बात उनकी दुरुस्त है। अगर ये मामलात अली अमीन खान के हाथ में होते, मेरे हाथ में होते, तो खान रिहा भी हो चुके होते और बहुत सी ऐसे नुकसानात से हम बच चुके होते। ठीक, आपको लगता है कि सीएम केपी का जो एक किरदार था वो उन्होंने अदा किया? इतने महीनों से उनकी खुद भी मुलाकात नहीं हुई और ओवरऑल जो सिनेरियो है मेरा ख्याल जिसके लिए उनको लाया गया था, जिसके लिए लाया गया उसमें तो वो कामयाब नहीं हुए हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और बड़ा अच्छा मौका था उनके पास और उन्होंने आते ही बड़ा अच्छा इम्प्रेशन तासुर दिया। उनके पास वजारत आला थी, उनके पास पूरा सूबा था, उनके पास करोड़ों खान के चाहने वाले थे और वो एक भरपूर एहतजाज कर सकते थे, नौजवान हैं, लेकिन वो मौका शायद उन्होंने ज़ाय कर दिया। अच्छा, वैसे आपकी ये दस्तावेज़ात जो आप लेके आए, मुझे एक पिटिशन याद आ गई आपकी, एक पिटिशन भी आपने दायर की थी नाइली की, वो खामोश है काफ़ी अरसे से, कोई बातचीत नहीं? मैं खामोश तो देखिए ना, यहाँ पे केसेस एक वक्त था कि वकील की कोशिश होते केसेस लगा करते थे। पिटिशन का स्टेटस क्या है अब पिटिशन ये इसाकडार साहब जो हैं, जिनका आजकल बड़ा बोलबाला है, वो तो वाडा साहब ने भी दे दिया था इंडिया के बड़े केसेस इसाकडार खुलेंगे। साहब की वजारत उज़्मा का नोटिस ये जो नायब वज़ीर आज़म बने, वो मैंने चैलेंज किया, आइन में कहीं पर नहीं है, उसको चैलेंज हुए भी 2 साल हो गए हैं। हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, केस नहीं लगेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने दायर किया था। तो ये जो केस है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मैंने दायर किया है, इंतहाई कॉन्स्टिट्यूशनल नौइयत का मुकदमा है, लेकिन शायद अभी तक कोई नज़र नहीं पड़ी है, तो नहीं लग रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी लगाने की कोई एक और अर्जी दायर करूँ। तो मरवा साहब, जो फैसल वाडा साहब ने गुफ्तगू की थी, कौमी हुकूमत के इशारे थे, तब्दीली थी, हुकूमत के जाने के दिन थे, विफाकी काबीना में कुछ तब्दीलियाँ थी, अब देख रहे हैं कोई मुतबादल देख रहे हैं वैसे शहबाज साहब? देखिए, मैं खान साहब को मैंने एक दफ़ा कहा, मुझे एक बात याद आ गई। जब ये PMLN और PTI की हुकूमत गिराए जाने के बाद पंजाब में वो एक खातून थी फ़र्क होगी, उसके हवाले से कैंपेन शुरू हुई, तो PTI के कुछ सर्कल ने उनको डिफेंड करना शुरू किया। हत्ता कि खान साहब ने भी 1-2 दफ़ा इनको डिफेंड करने की कोशिश की। तो मैंने खान साहब को कहा कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम इनको डिफेंड करें, ना हमारी पार्टी में हैं, ना पार्टी की कोई अहदेदार हैं, और जो इल्ज़ामात हैं वो उस खातून पे हैं, और अगर हम डिफेंड करेंगे तो हम इक्वली जो हैं वो लाइबल ठहराए जाएंगे कि देखें ये हम कोई अपने गुनाह जो हैं वो डिफेंड कर रहे हैं। ये जो इसाकडार साहब के पोते ने जो किया है, नवासे ने, ये बात अब हर मीडिया पे हो रही है। मैं अभी इंटरव्यू देकर आया हूँ, तो लिहाजा इस बात को जाने दे। इसाकडार साहब के नवासे के हवाले से अब नून ये डिफेंड कर रही है कि जी मैंने राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी देखा कि मेरे सैकड़ों रिश्तेदार हैं। बेशक आपके रिश्तेदार सैकड़ों हों, लेकिन अखलाकियात कि बोरिस जॉनसन ने इस्तीफ़ा क्यों दिया था? बोरिस जॉनसन पे कोई इल्ज़ाम नहीं था, लेकिन उसके MP का स्कैंडल बना, उसने जिम्मेदारी कबूल की और इस्तीफ़ा दिया। जर्मनी के चांसलर थे रॉबर्ट ली, 1999 या 97 में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्योंकि उसका कोई मशीर मशरकी जर्मनी का जासूस निकला। अब वो खुद तो जासूस नहीं था ना, लिहाजा इंसाफ की राह में रुकावट न बनने का तासुर देने। अभी आपको कोई कौमी हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है? शहबाज शरीफ साहब का कोई मुतबादिल है? क्योंकि हनीफ साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट है, कहते हैं उनका कोई मुतबादिल नहीं। हनीफ साहब, हनीफ अब्बासी साहब, वजीर रेलवे, कोई मुतबादिल शहबाज शरीफ साहब का तो नहीं हो सकता है। हत्ता कि उनके भाई भी नहीं है। क्यों? खान साहब भी ये बातें करते थे। नहीं, मैंने तो यही कहा है ना कि हर एक शख्स की अपनी खुसूसियात होती है। उन्होंने कहा कि अगला वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ साहब ही हैं, ये बात भी की। हाँ, हनीफ अब्बासी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो उसकी खूबी ये है कि वो हर सांचे में ढल जाते हैं, फिट हो जाते हैं। और मेरा ख्याल है जो लचक वो दिखाते हैं, और जो इन हालात में इस हाइब्रिड निज़ाम के तहत जो तकाज़े हैं वो इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं, तो लिहाजा वो बहुत सारे लोगों को, ताकतों को सूट करते हैं। तो फिर मरवत साहब, ये जो अचकज़ई साहब हैं, अलामा साहब हैं, ये क्यों उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि कौमी हुकूमत बनेगी? पूरी PTI को उन्होंने इसके पीछे लगाया हुआ। कौमी हुकूमत जो है अल्टीमेटली बनेगी, ये मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन अचकज़ई साहब और अलामा साहब जो हैं दोनों फिल वक्त तो अपोजिशन लीडर ये इंजॉय करें,
और ये भी इनके पर प्रिविलेजेस होते हैं। बाकी रही खान तो इनको तो लाया गया था कि खान की रिहाई में या पीटीआई को उठाने में कोई किरदार अदा करेंगे, वो नौबत शायद अभी तक नहीं है। तो मरवी साहब, ये तो वही बात होगी ना, सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह खेली जा रहे हैं, सोहेल अफरीदी साहब इन पर डाल देते हैं, ये सोहेल अफरीदी साहब पर डाल देते हैं। जी हाँ, ये सिलसिला तो मैं 2-1.5 साल पहले कह चुका हूँ, फिर मैं 9 माह से मुसलसल यही बातें तो करता आया हूँ। हाँ। कि ये एहतजाज, इतनी गर्मी आ गई है, जब अच्छा मौसम होता है तो ये खामोशी छा जाती है, इन्होंने कोई एहतजाज करना ही नहीं है। ये बिलासूद हैं कि इन पे हम ये कहें कि जिम्मेदारी किस पे आती है। जिसने एहतजाज करना है उसको दूसरों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। उसने शुरू होकर निकलना है। अली खानम ने एहतजाज करना है तो मोहतरमा निकल जाए ना। आपके पीछे जो है सफ़ों के सफ़ लग जाएंगे। लेकिन वो तो अब फैसल चौधरी साहब भी कह रहे थे कि इनके अंदर वो स्पार्क ही नहीं रहा है, बल्कि सिर्फ टिकटॉक बनाने जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इनका मकसद खान की रिहाई तक नहीं रह गया। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में फिरता हूँ, टिकटॉक का शौक इतना बढ़ गया है अच्छा कि अब बूढ़े ख़वातीन और बूढ़े मर्द और जवान और बच्चे सब टिकटॉक के आदी हैं। अडियाला में भी और कोई इसका ये नहीं है, माँ सिवाय इसके कि हमदर्दियाँ समेटो, आह वजारी करो, गरिया करो और बताओ कि जी हम तो ही खान के चाहने वाले हैं। वो खान को चाहना है तो खान को बचाओ, खान के लिए निकलो, खान के लिए कौम को निकालो। बस ये जरा यही बात है ना, वो हमेशा कहते हैं खान डटा हुआ खड़ा है, लेकिन उसको बाहर भी तो निकालना है। डटा हुआ जो है ना, खान तो डटा है, ये डटे नहीं है, ये लेट चुके हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, 12 हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब पंजाब में हालिया दिनों पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात पर बात करेंगे। खुसूसन कान्हा और बागबानपुरा के सानियात के बाद तालीमी इदारों की सिक्योरिटी, इमारतों की जो हालत है और सरकारी निगरानी और रेगुलेटरी निज़ाम एक बार फिर कौमी बहस का मौजू बन गए हैं। हुकूमत ने सैकड़ों अकेडमीज़ और हज़ारों तदरीसी मराकज़ के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया, लेकिन इसके साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ऐसे इकदाम सिर्फ किसी बड़े हादसे के बाद ही क्यों किए जाते हैं। इसी तरह सरकारी और निजी तालीमी इदारों में नज़्म ज़ब्त, तलबा की तहफ़्फ़ुज़, क्लासरूम्स, मीटिंग्स और मॉनिटरिंग, असातिज़ा की तरबियत और तालीमी मयार पर भी संजीदा सवालात मौजूद हैं। क्या सरकारी स्कूलों में भी जदीद निगरानी का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा? बजट में तालीम के शोबे के लिए हुकूमत की तरजीहात क्या हैं? और क्या सरकारी और निजी स्कूलों के नताइज में मौजूद फ़र्क सिर्फ वसाइल का मसला है या फिर तदरीसी तरबियत का भी इसमें किरदार है? इसी पर बात करेंगे। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया राना सिकंदर हयात साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 750 के करीब आपने अकेडमीज़ बंद कर दी, 13,000 के करीब तदरीसी मराकज़ जो हैं उन्हें भी बंद कर रहे हैं। हमेशा एक्शन जो है ये किसी नुकसान के बाद ही क्यों होता है? कान्हा वाक़े की अगर हम बात करें या बागबानपुरे वाक़े की बात करें, ये मामला तभी हरकत में आते हैं जब कोई वाक़यात रोनमा हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो 740 अकेडमीज़ और इंस्टीट्यूट्स और इदारे वो हैं जिन्होंने बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की कंप्लायंस नहीं कराई हुई। सो देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जो एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है, विच इज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर एकेडमिक एक्टिविटीज़। द अदर वन इज़ देयर फिटनेस। जिन 13,000 इदारों का आपने जिक्र किया उसमें तमाम प्राइवेट स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स, तमाम ऐसी बिल्डिंग्स जिनका पॉसिबली हमें पता चल सकता है, ट्यूशन सेंटर्स, अदर सेंटर्स, जहाँ पे हमने इंटरवीन इसलिए किया है कि वो बेशक लो इनकम स्कूल्स हैं, हाई इनकम स्कूल्स हैं, बच्चों की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। और पहली दफ़ा सो हाउ इट इज़ डिफरेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हर दफ़ा इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद ये एक्शंस क्यों होते हैं। सो हमने करीबन 27% स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन पिछले 1 साल में बढ़ाई है। हाउएवर, सो लेट्स से जो कान्हा का इंसिडेंट हुआ है अनफॉर्चुनेट है, बट ये रूरल एरियाज़ के अंदर, आई एम बिलोंग टू रूरल एरिया, 10-15 बच्चों को घर में बुला के बैठा के, कोई भी अगर नेबर की बच्ची या बच्चा अच्छा पढ़ा हुआ, इसमें वो कोई फीस भी नहीं लेते मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, तो वो उन्हें ट्यूशन पढ़ा देते हैं, विच गोज़ अनकैप्ड, वी कैन नॉट मॉनिटर। यही जो है वो लिमिटेशन है म्यूनसिपल कमेटीज़ की भी, टाउन कमेटीज़। हमने LDA, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, टाउन कॉर्पोरेशंस और अपने CEOs को फोकल पर्सन्स देने की हिदायत की है कि एक तो परमानेंट सोल्यूशन इसका हमें सस्टेनेबली एडवाइस करें। दूसरा, पेरेंट्स ने हमें करीबन इन जो 740 हमने स्कूल्स लाहौर में बंद किए, इसमें 100 से ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से हमें बताए गए। और जिस इंसिडेंट पे कल मैं बागबानपुरा गया, उसके साथ ही 6-8 और अकेडमीज़ हमने वॉक करते हुए देखी हैं। सो कोशिश एक सस्टेनेबल ये कर रहे हैं
कि इवेंचुअली इसका एक ऐसा सोल्यूशन निकल आए। वी डू अंडरस्टैंड कि तालीम कंटिन्यू रहनी भी ज़रूरी है और एक्सेस टू एजुकेशन एक मेजर इशू है। सो दोनों इश्यूज़ को कंबाइन करके कोई ऐसा सस्टेनेबल हल जिससे एक तो आसानी भी पैदा हो, दूसरा बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी हो। राना साहब, बागबानपुरा वाक़े में भी और कान्हा वाक़े में भी दोनों में महकमे बिल्डिंग का जो असल किरदार है वो देखने को मिला, लेकिन महकमे तालीम अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्टिव सिचुएशन में रख रही है। मतलब इनकी गफलत हाईलाइट करना नहीं चाहती? नहीं, देखें जी, जो बागबानपुरा वाला इंसिडेंट है उसमें तो मैं ये समझता हूँ कि प्योर नेग्लिजेंस है इंजीनियरिंग के पार्ट पे। इसमें कोई ब्लेम आप म्यूनसिपल टाउन कॉर्पोरेशंस को भी नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि एक शेड जो कि गली के अंदर बना हुआ है उसे अपने आप से ही किसी शहरी ने उस पर लेंटर डालना शुरू कर दिया और वो शेड गली में गिरा है। सो ना स्कूल की दीवार गिरी, ना स्कूल का लेंटर गिरा। वो शेड जिसका लेंटर डाला जा रहा था उसकी लाइफ नॉर्मली 15 डेज होनी चाहिए, उन्होंने 5 दिन बाद लेंटर खोल दिया, इट वाज वेट, और वो गली में गिरा। जो जख्मी हैं उनमें 2 मजदूर हैं जो वाइल्ड लेंटर पे काम कर रहे थे, गिरे, और पेडेस्ट्रियंस हु वर देयर। सो मैं समझता हूँ कि, और 15 दिन पहले हमारे एयू ने वहाँ पे विजिट किया बिकॉज ऑफ दिस समर कैंप, बिकॉज समर कैंप की भी 30th डेडलाइन थी। हाउएवर आप दोनों इंसिडेंट्स के अंदर देखें कि एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न इस सेड केस में बागबानपुरा में कहा गया कि वहाँ स्कूल में 400-500 बच्चे पढ़ते हैं, वेयरएज व्हेन वी वेंट ऑन ग्राउंड तो पता चला कि वहाँ पे भी जिस तरह आपने कहा कि एक बच्ची ने या एक बच्चे ने 30-40 मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे किए हुए थे और वो ट्यूशन पढ़ा रही थी, कोई 3-4 बच्चे। सो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ that it is extremely important that the kids get the education। आप भले से प्राइवेट अदारे में भेजें, सरकारी में भेजें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के में भेजें, बट एटलीस्ट आस्क फॉर दी बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट ताकि आपके बच्चों की लाइफ सेफ रहे, सिक्योर रहे। देखिए, कान्हा वाले इंसिडेंट में एक मरले के अंदर आप 20 बच्चों को बुला के मोहल्ले से पढ़ा रहे हैं, और दोनों सेड इंसिडेंट्स में आप देखें कि एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि अपने आप से साथ साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। नाउ इट इज़ कॉमन सेंस एंड कॉमन नॉलेज, अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ लेट अलोन बच्चे, किसी सिटीजन को भी नहीं होना चाहिए, उसकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। उन दोनों ने अपने आप से लेंटर डालने की कोशिश की। वो बागबानपुरा में जहाँ हमने कल विजिट की, एक मासूम बच्चे की जान गई जो कि वहाँ पे किसी और बच्चे को लेके घर छोड़ने जा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट। इसमें महकमा एजुकेशन हो, TMAs हो, LDA हो, टाउन कॉर्पोरेशंस हो, मैं ये समझता हूँ कि हमें सस्टेनेबली जिस पे हम काम कर रहे हैं कि एक ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे लोग इजीली अप्लाई कर सकें और मल्टीपल ऑप्शंस, बिकॉज बहुत सारी प्राइवेट बड़े बड़े इदारे भी हैं इस मुल्क में जो इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, ताकि एक नया जो है चैप्टर ना खुल जाए कि 1 या 2 डिपार्टमेंट्स ने NOCs देने हैं। हर ज़िले में हज़ारों स्कूल्स हैं। सो एक सस्टेनेबल पॉलिसी बना रहे हैं, हमारी टीम्स आज भी बैठी हुई हैं टू मेक श्योर दैट इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले। राना साहब, प्राइवेट स्कूलों में तकरीबन हर जगह कैमरे नस्ब किए गए हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में एक रुझान जो है वो मार कुटाई का भी पाया जाता है, साथ मारते भी हैं बच्चों को, और मजीद भी इस तरह की कंप्लेंट्स बच्चे आके कहते हैं कि टीचर सही पढ़ाती नहीं है। तो गवर्नमेंट जो प्लान बनाती है उसमें मुस्तकबिल करीब में हम ये देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में भी आप लोग कोई ऐसा निज़ाम लाएं जहाँ पर क्लासेस में कैमरे लगाए जाएं और बाकायदा उनकी एक्सेस भी अगर पेरेंट्स को दे दी जाए और वो मॉनिटर कर सके अपने बच्चों को। देखिए, इसमें 2 इश्यूज़ हैं कैटेगोरिकली जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो हमारे नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस है, करीबन 5 लाख के करीब बच्चों को हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसमें कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। हाउएवर व्हेन यू क्रॉस 6 तो बच्चियों की एजेस ज़्यादा हैं, फीमेल्स के लिए इनसिक्योर है कि आप एक फ़ीमेल के क्लासरूम के अंदर कैमरा इंस्टॉल करें। हाउएवर हमने अपने 1800 के करीब जो सेंसिटिव सेंटर्स हैं वहाँ पे हमने कैमराज इंस्टॉल किए हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ऑन हाई स्कूल्स ऑल ऑफ देम, हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑल ऑफ देम, कॉलेजेस जो 850 के करीब हैं। सो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हम मॉनिटर कर रहे हैं। बट मैं खुद, ये मेरी ज़ाती राय भी है एज ए पेरेंट कि मैं खुद 2 बेटियों का वालिद हूँ, कि आई डोंट थिंक बियॉन्ड ग्रेड 5 आप किसी फीमेल की कैमरा पे इस तरह मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इट इज़ देयर प्राइवेट मोमेंट्स दैट दे शेयर विद देयर क्लास फेलोज, इट इज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट कुड बी पर्सनल। सो मैं समझता हूँ कि कॉरिडोर्स ज़रूर, जो कि मेजॉरिटी हमने इंश्योर की हैं, बट इनसाइड फीमेल क्लासरूम्स आई डोंट थिंक दिस इज़ अ फिट आइडिया। ठीक, राना साहब, 26 और 27 की अगर बात करें, 2026 और 27 के बजट में तालीम की जो डेवलपमेंट है उसके लिए क्या समझते हैं, क्या बुनियादी चीज़ें बेहतर होंगी?
देखिए जी, ओवरऑल अगर आप लैंडस्केप डिस्कस करें, बिकॉज मैं स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों को देख रहा हूँ, सो जब हम आए तो स्कूल्स के अंदर 1,20,00,000 के करीब बच्चे थे, उनमें से 12 लाख बच्चे गोस्ट निकले। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें आपके 1,60,00,000 बच्चे आपने क्रॉस कर लिए। सो 4 मिलियन किड्स अप्रॉक्सीमेटली इन 2.5 ईयर्स वेयर वी हैव द हाइस्ट नंबर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को देखें, 2002 में शुरू हुई, 2024 तक टोटल 22 लाख बच्चे थे 22 सालों में। हमने 2024 से 26 वो बच्चे 40 लाख क्रॉस कर दिए। सो वी हैव एनरोल्ड एज मेनी चिल्ड्रन एज द पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एनरोल्ड इन 22 ईयर्स। सो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल 40 अरब के फंड से हमने 7,000 टॉयलेट ब्लॉक्स, 6,000 बाउंड्री वॉल्स, 17,000 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन रूम्स, बिकॉज मैंने भी अपने बेटे को उसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में डाला। 38,000 टोटल स्कूल्स में से 17,000 में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर बन गए हैं। 12 अजला में न्यूट्रिशन दी जा रही है, न्यूट्रिशन रिसाइकिल कर रहे हैं हम, उनके रैपर्स तमाम अजला में हर हाई स्कूल में स्टीम और स्टेम क्लब्स हैं। इसी तरह अब कॉलेजेस देखें तो 850 के करीब कॉलेजेस हैं। मेरिट बेस्ड प्रिंसिपल्स, मेरिट बेस्ड स्कूल हेड्स, यूनिवर्सिटीज़ देखें तो मैं लेट्स से यूईटी लाहौर की बात करता हूँ, सो अप्रॉक्सीमेटली 8,000 इंक्रीज आया उनकी स्टूडेंट इनटेक में। कमालिया यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट से करीबन 2,200 पे, गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान 4,200 से 9,000, उकाड़ा यूनिवर्सिटी जो है वो करीबन 7,800 से 19,000 प्लस। और उसके बाद जो मैं ट्रेंड्स देख रहा हूँ सिंडिकेट्स में कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। सो आज मेजॉरिटी डेटा एनालिस्ट बन रहे हैं, डेटा इंजीनियर्स बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन रहे हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड डिग्रीज पढ़ रहे हैं, फिनटेक पढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने पहली दफ़ा 40 अजलाएँ पंजाब में, और हम 40 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो कि कॉमर्स कॉलेजेस थे, रिडंडेंट पोजीशन में थे, हम इंशाल्लाह 1 सितंबर से वो भी खोलने जा रहे हैं। 1,10,000 लैपटॉप्स, 1 लाख होनहार स्कॉलरशिप्स। आप लम्स जाएँ, आप फास्ट जाएँ, आप जीसी जाएँ, आप पंजाब यूनिवर्सिटी जाएँ, आप JIK जाएँ, आपकी अंडर ग्रेजुएशन फ्री है। उसके साथ आपको आज स्टेट ऑफ द आर्ट लैपटॉप दिया जाता है। 2 लैपटॉप्स की प्रोक्योरमेंट्स हो गई हैं, एक भी शिकायत नहीं है, एक भी स्कैंडल नहीं है। दैट इज़ इंटेग्रिटी दैट वी ब्रॉट इनटू दिस सिस्टम। आज आपने देखा कि 9 एग्जामिनेशन बोर्ड्स के चेयरमैन पहली दफ़ा मेरिट पे लगाए गए हैं, एडिशनल चार्ज पे नहीं, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हमने बच्चों का रिजल्ट प्रोटेक्ट करना है। दैट इज़ 1, ब्रिंग इन द टेक्नोलॉजी। 2, 3, I was reading an article yesterday also, why do not we have global acceptability? If Indian examination boards and Bengali examination boards are accepted globally, our aim is that inshallah in the next 2 years हम अपने examinations को transparent 90% कर चुके हैं। इतना टेक्नोलॉजी से evolve करें कि हमारे बच्चों को मैट्रिक, FA, FSC के बाद उनकी डिग्री की रिकग्निशन ग्लोबली मिले। और मैं इस सब के अंदर ये मेंशन करना चाहता हूँ कि बातें बड़ी बड़ी सब करते हैं। जब हम आए तो एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट 2 अरब था, आज अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 60 अरब प्लस है। जब हम आए पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का बजट 32 बिलियन था, आज 70 बिलियन के करीब है। जब हमारी चीफ मिनिस्टर आई, यूनिवर्सिटी की टोटल फंडिंग पूरे साल की 32 यूनिवर्सिटीज़ की 2.5 अरब थी, इस साल 22 अरब रुपए पे क्लोजिंग हो रही है। 1000% बजट किसी ने बड़ा बताया तो हमारे से बहस करे। स्कूल्स की इनरोलमेंट, इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर बड़ा मैसिवली काम हो रहा है। पैक्टाम ने पहली दफ़ा ग्रेड 8 के एग्ज़ाम्स लिए हैं, 48 लाख पर्चे, बड़े आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, 100% स्क्रीन मार्क हुए हैं, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, बड़े बड़े इदारों के हो रहे हैं। सो दीज आर the things that our chief minister sustainably brought in, and we are working with the young people of this country to make sure कि हम तालीम में एटलीस्ट 5 सालों में 1,10,15 लाख से 2 करोड़ एनरोलमेंट क्रॉस करें। दैट इज़ डबलिंग द टोटल एनरोल्ड चिल्ड्रन इन स्कूल्स। जितने बच्चे आपने 77 ईयर्स में दाखिल किए हैं हम 5 साल में कर रहे हैं। राना साहब, आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि आपके एक बयान का तस्करा बहुत किया जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स, एकेडमीज के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा मार्क्स ले जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं वो कम मार्क्स लेते हैं। तो क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स की ट्रेनिंग है और प्राइवेट स्कूल की जो टीचर्स की ट्रेनिंग है उनमें फ़र्क है? आपने देखा है कि एक पाकपतन से ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स आई हुई हैं, शी इज़ अ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, उन्हें मेरिट पे पाकपतन के किसी गांव में उनके गांव का स्कूल मिला। 150 बच्चों से आज 350 बच्चे, डिलैपिडेटेड बुरी कंडीशन वाली बिल्डिंग से आज अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटीफुल अमेजिंग स्कूल। सो मैं बता ये रहा था कि हमने वो जो स्कूल्स आउटसोर्स किए उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है जी कि ये प्राइवेट हो गए, ये बिग है, वेरेज ऐसा नहीं है, वो स्कूल्स गवर्नमेंट के हैं। सिर्फ बिकॉज वो टीचर्स वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे थे, हमने एक और यंग
लाइसेंसी को पार्टनर बनाया, जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स है, एनी 3 कैन ज्वाइन। और वो रेवोल्यूशन के बारे में मैंने ये बताया था कि जब हमने वो स्कूल आउटसोर्स किए और आज उसके मुकाबले में रिजल्ट्स 31% बेहतर हैं। सो हमारे सरकारी असातिज़ा में भी बहुत सारे काबिल उस्ताद हैं जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बट इसी तरह जहाँ रिजल्ट्स बुरे हैं और अगर आपने आउटसोर्स किए हैं, फिनोमिनल पाकिस्तानी स्कूल्स को ऊपर लेके जा रहे हैं। उन आउटसोर्स स्कूल्स में टीचर्स की तनख्वाह होती थी 5,000 7,000, हमने पर चाइल्ड सब्सिडी 500 से 1500 की। सो अगर वो 20,000 25,000 की रेंज में रिजल्ट्स इनसे बेहतर दे रहे हैं जिनकी 70-80,000 सैलरी है, तो वो भी इस कौम के बच्चे हैं, वो भी पंजाब के रहने वाले हैं, उन्हें भी शाबाश की ज़रूरत है। और हमें क्यों शाबाश ना दूँ? मेरे लिए पेफ स्कूल्स, पीमा स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स, तमाम सरकारी स्कूल्स हैं, नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस, दानिश स्कूल्स, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर अर्ली ईयर्स, मेरे लिए सब बराबर हैं। मेरा मेरिट ये है, जो परफॉर्म करेगा वो मेरा हीरो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।